Polity with AI. मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से ना दुनिया की सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित और महंगी तिजोरी खरीदी है। बिल्कुल। अब उस तिजोरी की धातु एकदम अभेद्य है और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मूल अधिकार। अच्छा। लेकिन ये कोई साधारण तिजोरी नहीं है। इस तिजोरी का सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर इसके अंदर रखी किसी भी चीज को कोई छूने की कोशिश भी करता है तो एक अलार्म सीधे देश के सबसे ऊंचे और ताकतवर प्राधिकरण के पास बजता है। हाँ, और वो अलार्म सिस्टम ही उस तिजोरी को उसकी असली ताकत देता है। बिल्कुल। मतलब अगर अलार्म ना होना तो कोई भी उस तिजोरी को धीरे धीरे तोड़ सकता है और मदद के लिए कोई नहीं आएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकारों के साथ भी ठीक यही बात लागू होती है। सही बात है। अधिकारों की लंबी चौड़ी सूची होना एक बात है, लेकिन जब राज्य या कोई संस्था उन अधिकारों का हनन करे तो उसे रोकने का कोई सीधा और अचूक तंत्र होना सबसे जरूरी है। हाँ, और इस अलार्म तंत्र के बिना स्वतंत्रता और समानता जैसी बातें ना सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ सुंदर शब्द बन के रह जाते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम संविधान के इन्हीं अनुच्छेदों मतलब 32 से लेकर 35 तक का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे स्रोत के रूप में संविधान के आधिकारिक पृष्ठ मौजूद हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक तरफ संविधान अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे धारदार हथियार सौंपता है और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हीं अधिकारों पर सख्त पाबंदियां भी लगाता है। एकदम सही। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो ये जो सफर है ना, ये आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ जाता है। अनुच्छेद 32 वो मास्टर चाबी या वो अलार्म सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे थे। स्रोत के अनुसार अनुच्छेद 32 का पहला खंड यानी 32(1) नागरिकों को सीधे उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं? हाँ, बिल्कुल सीधे। आम कानूनी मामलों में लोगों को पहले निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। हाँ, वही तो। लेकिन मूल अधिकारों के मामले में ये हायरार्की खत्म हो जाती है। मतलब ये अपने आप में एक मूल अधिकार है कि आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा सकें। अरे वाह, ये तो अधिकारों का असली इंजन हुआ ना। एकदम। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ शिकायत नहीं सुनता, बल्कि अनुच्छेद 32(2) के तहत उसे कुछ बहुत ही विशेष शक्तियां दी गई हैं जिन्हें रिट कहा जाता है। हाँ, रिट्स। मतलब इन रिट्स के नाम सुनने में ना किसी प्राचीन लैटिन जादू या मंत्र जैसे लगते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण। हाँ, नाम थोड़े भारी जरूर हैं। बिल्कुल। नाम भले पुराने हों, लेकिन इनके काम करने का तरीका बहुत ही आधुनिक और शक्तिशाली है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये पांचों रिट अलग अलग परिस्थितियों के लिए तैयार किए गए एकदम विशिष्ट हथियार है। अच्छा। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस को ही लें। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। तो अगर किसी व्यक्ति को पुलिस या राज्य द्वारा गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो अदालत सीधे आदेश देती है कि भाई उस व्यक्ति को तुरंत अदालत के सामने लाया जाए। और अगर हिरासत का कारण वैध नहीं हुआ तो उसे उसी वक्त आजाद कर दिया जाता है। मतलब ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक है। क्या बात है। और परमादेश या मैंडमस का तंत्र तो इसके ठीक विपरीत काम करता है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। मुझे लगता है इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक संस्था अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से इनकार कर दे। एकदम सही कह रहे हैं आप। मान लीजिए कोई अधिकारी किसी योग्य व्यक्ति का लाइसेंस जानबूझकर नहीं बना रहा है या कोई संस्था अपना काम रोक के बैठी है। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे उस संस्था को अपना काम करने का परमादेश जारी कर सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। और आगे की जो 2 रिट है ना, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, वो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि दोनों का काम तो निचली अदालतों को रोकना ही लगता है। सही पकड़ा आपने। दोनों का संबंध निचली अदालतों या न्यायिक निकायों से ही है। प्रतिषेध का मतलब है रोकना। जब कोई निचली अदालत किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रही होती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे बीच में ही रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी करता है। ये एक तरह का निवारक कदम है। अच्छा, मतलब प्रिवेंटिव। हाँ। तो अगर प्रतिषेध किसी गलत काम को होने से रोकता है तो उत्प्रेषण या सर्शुरारी का इस्तेमाल तब होता है जब फैसला पहले ही आ चुका हो। एकदम सही।
अगर किसी निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई फैसला सुना दिया है या प्राकृतिक न्याय के नियमों को तोड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करता है। हाँ, मतलब ये निवारक नहीं बल्कि उपचारात्मक या क्यूरेटिव कदम है। एकदम स्पष्ट अंतर है दोनों में। बिल्कुल। और जो आखिरी रिट है, अधिकार पृच्छा या क्वो वोरेंटो, जी। उसका अर्थ है किस अधिकार से। अच्छा, ये कब इस्तेमाल होता है? ये तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक पद पर बैठ जाता है जिसके लिए वो कानूनी रूप से योग्य ही नहीं है। अरे, अदालत उस व्यक्ति से पूछती है कि भाई आप किस अधिकार के तहत उस पद का उपयोग कर रहे हैं। जी। अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता तो उसे पद से हटा दिया जाता है। मतलब ये पांचों रिट्स वास्तव में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी हदों में रखने का काम करते हैं। बिल्कुल। और स्रोत में अनुच्छेद 32(4) भी ये स्पष्ट करता है कि संविधान में दिए गए विशिष्ट प्रावधानों के अलावा इन अधिकारों को लागू कराने के इस तरीके को किसी और तरीके से निलंबित या सस्पेंड नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प ऐतिहासिक पेच है। अच्छा, वो क्या? आधिकारिक पृष्ठों के फुटनोट में ना एक अनुच्छेद 32 या 32(a) का जिक्र है जिसे 1977 के 43rd संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ओहो, हाँ, वो फुटनोट भारतीय लोकतंत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर की गवाही देता है। आपातकाल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इमरजेंसी के दौरान 1976 में 42nd संशोधन के जरिए ये अनुच्छेद 32(a) संविधान में जोड़ा गया था। इसका मकसद क्या था? इसका सीधा मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत राज्य के कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच ना कर सके। बाप रे। हाँ, मतलब ये न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने और अधिकारों की रक्षा के इस अलार्म सिस्टम की तारे काटने का एक सीधा प्रयास था। लेकिन फिर आपातकाल खत्म होने के तुरंत बाद 1977 में 43rd संशोधन लाया गया और इस अनुच्छेद 32(a) को पूरी तरह से हटा दिया गया। हाँ, और ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे संविधान खुद को सुधारने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। कैसे अधिकारों की रक्षा करने वाले तंत्र को वापस अपनी पूरी ताकत के साथ बहाल किया गया। सही बात है। और इसके साथ ही अनुच्छेद 32 पार्ट 3 का प्रावधान भी दूरदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? ये संसद को यह शक्ति देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में बिना कोई कटौती किए किसी अन्य स्थानीय न्यायालय को भी अपनी सीमाओं के भीतर ये सभी रिट्स जारी करने की शक्ति दे सकती है। अच्छा, मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में हर किसी के लिए दिल्ली आना तो संभव नहीं है ना। जाहिर सी बात है। इसलिए न्याय को लोगों के दरवाजे तक ले जाने की ये एक बहुत ही भविष्योन्मुखी व्यवस्था है। तो अगर ये मूल अधिकार इतने ही ताकतवर हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये सुरक्षा कवच इतना मजबूत है, तो स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठता है। क्या सवाल? क्या ये अधिकार देश के हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में बिना किसी शर्त के मिलते हैं? मान लीजिए जो अलार्म सिस्टम हमने बनाया है, अगर उसकी आवाज से पूरी इमारत के ही ढहने का खतरा पैदा हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और यहीं से संविधान का वो हिस्सा शुरू होता है जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही कठोर संतुलन बनाया जाता है। अनुच्छेद 33 इसी सवाल से निपटता है। ये संसद को विशेष शक्ति देता है कि वो सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों के मामले में इन मूल अधिकारों को सीमित या पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। लेकिन स्रोत के अनुसार ये शक्ति सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों जैसे पुलिस पर भी लागू होता है। हाँ। करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों पर भी संसद पाबंदी लगा सकती है। बिल्कुल। और इसका मुख्य उद्देश्य स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है। क्या लिखा है? उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित करना। देखिए, सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों का पूरा ढांचा ही अनुशासन, हायरार्की और सर्वोच्च गोपनीयता पर टिका होता है। सही बात है। अगर युद्ध के मैदान में खड़ा कोई सैनिक आदेश मानने से पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या शांतिपूर्ण सम्मेलन के अधिकार की मांग करने लगे तो सेना तो काम ही नहीं कर पाएगी ना। हाँ, ये बात सेना और पुलिस के मामले में तो आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन स्रोत में एक और श्रेणी का उल्लेख है जिसने मेरा ध्यान खींचा। कौन सी श्रेणी? ये उन लोगों पर भी लागू होता है जो इन बलों या खुफिया एजेंसियों के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली मतलब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में काम करते हैं। बहुत ही बारीक पॉइंट उठाया आपने। मतलब कोई सोच सकता है कि जो व्यक्ति किसी बेस कैंप में सिर्फ टेलीफोन लाइन या कंप्यूटर नेटवर्क संभाल रहा है, वो तो सीधे युद्ध नहीं लड़ रहा है ना। हाँ, लोगों को लगता है कि वो तो सिर्फ एक ऑपरेटर है। बिल्कुल।
तो फिर उसके अधिकारों को क्यों सीमित किया जाए? उस सवाल का जवाब 1984 के 50वें संविधान संशोधन में छिपा है, जिसका उल्लेख उसी फुटनोट में किया गया। अच्छा। हाँ, उसी संशोधन के जरिए खुफिया एजेंसियों और दूरसंचार प्रणालियों को इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। 1984 में? हाँ, 80 के दशक में देश के भीतर कई गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां उभर रही थी। सरकार को यह एहसास हुआ कि आधुनिक युद्ध और सुरक्षा न सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सूचनाओं और संचार के माध्यम से लड़ी जाती है। हाँ, असल में इसके पीछे का लॉजिक ये है कि संचार प्रणाली संभालने वाले व्यक्ति के पास बलों की सबसे संवेदनशील जानकारी होती है। बिल्कुल। सेना कहाँ जा रही है, खुफिया एजेंसियों का अगला कदम क्या है, ये सब उन्हीं नेटवर्क से होकर गुजरता है। एकदम सही। अगर संचार विभाग का कोई कर्मचारी अपने अधिकारों का हवाला देकर हड़ताल पर चला जाए या किसी राजनीतिक संगठन का हिस्सा बन जाए, तो सीमा पर खड़े सैनिकों का पूरा ऑपरेशन पल भर में ढह सकता है। बिल्कुल ढह सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की श्रृंखला में वो कर्मचारी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई कमांडो। इसी कारण से संसद, सेना और पुलिस से जुड़े कर्मचारियों के लिए कुछ खास कानून बनाती है। जैसे आर्मी एक्ट या पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, जो उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने, प्रेस से बात करने या ट्रेड यूनियन बनाने से रोकते हैं। ये एक आवश्यक त्याग है जो देश की सुरक्षा के लिए उन लोगों से मांगा जाता है जो खुद उस सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं। सही कहा। सेना और खुफिया तंत्र की अनुशासन व्यवस्था को समझने के बाद ना स्थिति थोड़ी और गंभीर हो जाती है। हाँ। अब हम उस स्थिति की बात करते हैं जब समाज में व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। मान लीजिए किसी बड़े क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठें और स्थानीय प्रशासन या पुलिस स्थिति को संभालने में पूरी तरह से फेल हो जाएं। ऐसी असाधारण परिस्थिति में सेना को पूरे क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथ में लेना पड़ता है, जिसे हम सेना विधि या मार्शल लॉ कहते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 34 इसी चरम स्थिति से संबंधित है। हाँ, और जब सेना विधि लागू होती है ना, तो सामान्य कानून और नागरिक प्रशासन काम करना बंद कर देते हैं। अच्छा। सैन्य कमांडर व्यवस्था को वापस लाने के लिए अपने नियम बनाते हैं। तो अनुच्छेद 34 के तहत संसद किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा व्यवस्था बनाए रखने या पुनर्स्थापित करने के लिए किए गए किसी भी काम के लिए क्षतिपूर्ति यानी इंडेम्निफिकेशन दे सकती है। इसके अलावा संसद सेना विधि के तहत पारित किसी भी दंडादेश, दिए गए दंड या किए गए कार्य को विधि मान्य या वैलिडेट कर सकती है। रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? अनुच्छेद 34 ये कह रहा है कि सेना विधि के दौरान अधिकारी कुछ भी करें, संसद उन्हें बाद में क्षतिपूर्ति दे सकती है। हाँ। क्या ये व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अधिकारियों को मनमानी करने की खुली छूट, मतलब एक ब्लैंक चेक देने जैसा नहीं है? एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट जाकर हर एक अधिकार की रक्षा करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा प्रावधान जो व्यवस्था कायम करने वाले अधिकारियों को किसी भी कानूनी जवाबदेही से बाहर कर देता है। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये खुली छूट नहीं है। तो क्या है? ये अराजकता और पूर्ण पतन के समय की एक कठोर और व्यावहारिक आवश्यकता है। जब सेना विधि लागू होती है तो वो कोई सामान्य समय नहीं होता, वो राज्य के अस्तित्व का संकट होता है। हाँ, वो तो है। ऐसी स्थिति में जो अधिकारी सड़कों पर उतरकर व्यवस्था वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पलक झपकते ही बहुत कठोर और कई बार हिंसक निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे कर्फ्यू तोड़ने वालों पर कार्रवाई करना या संपत्तियों को नियंत्रण में लेना। बिल्कुल। सामान्य स्थिति में अगर कोई अधिकारी ऐसा करे तो उस पर हत्या या संपत्ति छीनने का आपराधिक मुकदमा चल जाएगा। हाँ, और उसके मूल अधिकारों के हनन का मामला बन जाएगा। ठीक यही वो समस्या है जिसे अनुच्छेद 34 सुलझाता है। अगर संकट के समय उस अधिकारी को ये डर सताता रहेगा कि स्थिति सामान्य होने के बाद उस पर हत्या या अपहरण के मुकदमे चलेंगे, तो वो कभी भी निर्णय ले ही नहीं पाएगा। वो अधिकारी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाएगा। और उसका नतीजा ये होगा कि दंगे या विद्रोह कभी खत्म ही नहीं होंगे। एकदम सही। इसलिए अनुच्छेद 34 संसद को यह अधिकार देता है कि जब स्थिति सामान्य हो जाए तो वो एक कानून पारित करके उन अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन इसमें भी कोई शर्त होगी ना? हाँ, शर्त ये होती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया हो वो सद्भावना या गुड फेथ में और व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए किया गया हो। इसका मतलब है कि ये प्रावधान राज्य की मशीनरी को काम करते रहने का विश्वास दिलाता है। बिल्कुल। मतलब ये स्वीकार करता है कि जब इमारत में आग लगी हो तो आग बुझाने वालों पर दरवाजा तोड़ने का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अरे, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। ये एक कड़वी सच्चाई है
कि असाधारण परिस्थितियों में सामान्य कानून और सामान्य अधिकार जीवित नहीं रह सकते। देश बचेगा तभी तो अधिकार बचेंगे ना। बिल्कुल। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि क्षतिपूर्ति करने की ये शक्ति किसी सैन्य कमांडर या कार्यपालिका के पास नहीं छोड़ी गई है। तो किसके पास है? ये शक्ति केवल संसद के पास है। संसद को पूरे देश के सामने बहस करके ये तय करना होता है कि क्या अधिकारियों के कार्य वास्तव में व्यवस्था बहाल करने के लिए जरूरी थे। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? छेद 32 एक नागरिक को सीधे अदालत जाने की असीम शक्ति देता है। हाँ। अनुच्छेद 33 सेना और खुफिया बलों के अधिकारों को अनुशासन की वेदी पर सीमित करता है। सही। और अनुच्छेद 34 सेना विधि के दौरान अधिकारों के निलंबन और अधिकारियों के बचाव का रास्ता तैयार करता है। अब इन सभी अलग अलग परिस्थितियों में एक सवाल बहुत अहम हो जाता है। क्या? कि इन सभी जटिल नियमों और अपवादों को तय करने की शक्ति अंततः किसके हाथ में है? क्या राज्य सरकारें अपने पुलिस बल या अपने राज्य की स्थिति के हिसाब से इन अधिकारों में बदलाव कर सकती हैं? ये शक्ति के बंटवारे का सवाल ना बहुत ही नाजुक है। हाँ। और अनुच्छेद 35 इसका अत्यंत स्पष्ट उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? यह अनुच्छेद इस बात की घोषणा करता है हाँ। कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए जी। कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से और सिर्फ संसद के पास होगी। सिर्फ संसद? हाँ, किसी भी राज्य के विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी। स्रोत विस्तार से बताता है कि ये शक्ति किन मामलों पर लागू होती है। हाँ। पहला, अनुच्छेद 16(3) के तहत रोजगार में निवास की शर्तें तय करना। दूसरा, अनुच्छेद 32(3) के तहत निचली अदालतों को रिट जारी करने की शक्ति देना। बिल्कुल। तीसरा, अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों के अधिकारों को सीमित करना। और चौथा, अनुच्छेद 34 के तहत सेना विधि में क्षतिपूर्ति करना। सही कहा। इसके अलावा भाग 3 के तहत जो कार्य अपराध घोषित किए गए हैं, जैसे छुआछूत या मानस तस्करी, उनके लिए दंड तय करने की शक्ति भी सिर्फ संसद के हाथों में सेंट्रलाइज्ड की गई है। और इस पूर्ण केंद्रीकरण के पीछे ना एक बहुत ही तार्किक कारण है। वो क्या? देखिए, भारत के संविधान में एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। हाँ, हम सब भारत के नागरिक हैं। इसका मतलब है कि एक नागरिक के मूल अधिकार पूरे देश में एक समान होने चाहिए। अगर अलग अलग राज्यों को मूल अधिकारों पर कानून बनाने या उन्हें सीमित करने की शक्ति दे दी जाती तो पूरे देश में एक भारी भ्रम और असमानता फैल जाती। हाँ, ये तो है। उदाहरण के लिए एक राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नियम अलग होते और उसकी सीमा पार करते ही दूसरे राज्य में नियम बदल जाते। बिल्कुल। या फिर एक राज्य में छुआछूत के अपराध के लिए 6 महीने की सजा होती और दूसरे राज्य में 3 साल की। सोचिए कितनी गड़बड़ हो जाती। पुलिस बलों के अधिकार हर राज्य में अलग अलग होते। ये तो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति हो जाती ना। इसी से बचने के लिए और एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने ये शक्ति सिर्फ केंद्रीय विधायिका को सौंपी। इसके साथ ही स्रोत में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। वो क्या? अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद संविधान के प्रारंभ होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र मतलब एज सुन एज पॉसिबल ऐसे कार्यों के लिए दंड तय करने के लिए कानून बनाएगी जिन्हें इस भाग के तहत अपराध घोषित किया गया है। अच्छा, यथाशक्य शीघ्र यानी जितनी जल्दी हो सके। हाँ। मतलब ये कोई सुझाव नहीं था बल्कि एक सख्त निर्देश था। बिल्कुल। संविधान निर्माता जानते थे कि अगर उन्होंने अधिकारों की घोषणा कर दी और अपराधों को परिभाषित कर दिया, लेकिन उनके लिए दंड तय करने वाले कानून सालों तक नहीं बने, तो वे अधिकार फिर से सिर्फ कागजी साबित होंगे। एकदम सही बात है। बिना सजा के डर